हे राम, इस गैस सिलेंडर को भी रात के 9 बजे खत्म होना था। आधा खाना बनते बनते रह गया। मोहित, तुम तो कह रहे थे कि गैस एजेंसी में तुमने सिलेंडर की बुकिंग करवा दी है। हाँ, मैंने बुकिंग तो 15 दिन पहले ही करवा दी थी। अब तक तो सिलेंडर आ जाना चाहिए था, पर इतनी रात में तो अब एजेंसी में भी कोई फोन नहीं उठाएगा। कुछ तो करना ही होगा। रोटियां आधी बनी है, दाल को एक ही सीटी आई है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो हैं? आज इसी बहाने में तुम्हें बाजार में नई खुली पाव भाजी की दुकान की स्वादिष्ट पाव भाजी खिलाता हूँ। बाकी कल सुबह एक बार एजेंसी में फोन करके पूछ लूंगा कब तक दे जाएंगे। अच्छा, मैं खाने का लेकर आता हूँ। मोहित खाना लाने के लिए बाजार निकल पड़ता है। बाजार लगभग बंद हो चुका था। मोहित पाव भाजी वाले की दुकान पर जब तक पहुंचा तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। अरे यार, ये पाव भाजी की दुकान तो बंद हो गई। आसपास सारे होटल भी बंद हो गए। अब क्या करूं? बिना खाना लिए कैसे जाऊं? एक बार संजय को फोन करके पूछता हूं, शायद कोई दुकान बता दे जो ब्लैक में सिलेंडर दे दे। हाँ मोहित, क्या हुआ? संजय यार, कहीं से ब्लैक में सिलेंडर मिल जाएगा क्या? यार हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है। ओहो, अब इतनी रात में सिलेंडर? एक आदमी है जो ब्लैक में सिलेंडर देता है। चल मैं आता हूँ, फिर उसके पास चलते हैं, ठीक है? मोहित संजय के साथ उस आदमी के पास जाता है। 1500 का सिलेंडर दूंगा और 1000 रुपए तुम जमा करवा कर जाओगे, और इसके बदले खाली सिलेंडर मुझे कल दे जाना और अपने 1000 रुपए वापस ले लेना। भैया जी, मेरा गोदाम बस थोड़ा आ गई है। ये कहाँ पर तुमने गोदाम बना रखा है? ये तो कोई कब्रिस्तान दिखाई पड़ता है। अब भैया जी, मैं ब्लैक में बेचता हूँ ना, तो ऐसी जगह ही किराए पर लेनी पड़ती है ताकि किसी को शक ना हो। ये लो, ये रहा सिलेंडर, ये लो। चल, तेरा काम बन गया। अच्छा, अब तू ये सिलेंडर लेकर घर पहुंच, मैं भी चलता हूँ। वो रहा रिक्शा। चलो भैया, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। बाबूजी, इतनी रात में कब्रिस्तान के पास नहीं आना चाहिए। सुना है रात में यहाँ मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती है। तुम अपने काम से काम रखो यार, और रिक्शा को तेज चलाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। और ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है, समझे? ठीक है साहब, मेरी बात पर विश्वास नहीं करना तो कोई बात नहीं। मोहित रिक्शे वाले की बातों को सुनकर गुस्से में आ रहा था। उसे पता था घर पर सुषमा उसका इंतजार कर रही है, पर तभी अचानक सड़क पर एक गड्ढा आ जाता है और रिक्शे से सिलेंडर उछलकर नीचे गिर जाता है। और ये सब देखकर मोहित डर जाता है। अरे तुमसे देखकर रिक्शा नहीं चलाया जाता है? देखो, सिलेंडर जमीन पर गिर गया, अब उठवाओ इसे। अरे कोई बात नहीं साहब, गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो इंसान हो या फिर शैतान। पता नहीं कहां फंस गया। इस रिक्शा वाले की बातों को सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। रोक दो रिक्शा, घर आ गया मेरा। अरे यार, खुले पैसे भी नहीं है। रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। लाओ, सिलेंडर यहाँ रख दो। मोहित अंदर से पैसे लेने चला जाता है, पर जैसे ही मोहित पैसे लेकर वापस बाहर आता है, रिक्शा वाला गायब होता है। ये रिक्शा वाला कहाँ गया? समझ में नहीं आ रहा है। बातें तो इतनी कर रहा था और बिना पैसे लिए चला गया। बड़ी हैरानी की बात है। लगता है कोई पागल होगा, तभी बिना पैसे लिए चला गया। कोई नहीं, मैं सिलेंडर अंदर लेकर जाता हूँ। सुषमा, ये लो, मैं सिलेंडर लाया हूँ। अब जल्दी से तुम खाना बना लो। कितनी देर लगा दी आने में? अब एक काम करो, दूध उबाल लेती हूँ, और ब्रेड और दूध से पेट भरकर सो जाते हैं। अब मैं सुबह ही खाना बनाऊंगी। बड़े आए थे, पाव भाजी खिलाऊंगा। अब इतनी रात में खाना नहीं बनाऊंगी मैं। अब ये कैसा सिलेंडर उठा लाए हो? ये तो चालू ही नहीं हो रहा। हटो, मैं चलाता हूँ। खुंदक में कोई काम करोगी तो ऐसा ही होगा। अरे ये तो सचमुच ही नहीं चल रहा। मैंने तो उस बंदे को 2500 रुपए दे दिए, वो तो चोर निकला। अब तो दुकान भी बंद करके जा चुका होगा, नहीं तो वहीं मारता जाकर। एक काम करो, ये रोटियां जो बनी हुई हैं, इनके साथ एक गिलास ठंडा दूध दे दो। अभी रात में यही खाकर सो जाते हैं, सुबह देखता हूँ। सबसे पहले तो उस सिलेंडर वाले को पकड़ लूंगा जिसने मुझे ठग लिया। मोहित और सुषमा दूध के साथ रोटी खाकर सो जाते हैं। रात के 3 बजे का वक्त था। अचानक सुषमा को रसोई में से तेज आवाज आती है। रसोई में से ये धमधम की आवाज कैसी आ रही है? कहीं कोई बिल्ली या चूहा तो नहीं? एक बार जाकर देखती हूँ, आवाज तो बहुत तेज है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मुझे बाहर निकालो। भूत, भूत, सिलेंडर में भूत है मोहित, जल्दी आओ। मैं कहता हूँ मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? इस सिलेंडर में से आवाज कैसे आ रही है? हे भगवान! सुषमा, जल्दी से रसोई का दरवाजा बंद करो। मोहित और सुषमा रसोई का दरवाजा बंद करके जल्दी से मंदिर के पंडित जी को बुलाते हैं। तुम लोग घबराओ नहीं, मैं अभी सिलेंडर पर मंत्र पढ़कर जल छिड़क देता हूँ। गैस सिलेंडर का भूत भाग जाएगा। ये भूत एक हवा की तरह होते हैं जो रात के अंधेरे में कभी भी किसी सीधे प्राणी के पीछे पड़ जाते हैं, और मैंने इसको मंत्रों की शक्ति से शांत कर दिया है। अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
वैसे बेटा मोहित, तुम ये सिलेंडर कहाँ से लाए हो? मोहित पंडित जी को सिलेंडर लाने की सारी बात बताता है। बस तुमने यही गलती कर दी। इस सिलेंडर में जरूर कब्रिस्तान के किसी भूत ने निवास कर लिया, पर तुम्हारी रसोई के द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति टंगी हुई है, इसलिए ये भूत सिलेंडर में से बाहर नहीं निकल सका और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सका। पर पंडित जी, हमने इस भूत का क्या बिगाड़ा था जो ये भूत इस सिलेंडर में आ गया? भूतों का काम ही मनुष्य को डराना और तंग करना होता है बिटिया। उन्हें ये कार्य करने में बहुत आनंद आता है, पर वो भूल जाते हैं कि शैतान की शक्ति से बड़ी भगवान की शक्ति है। मुझे लगता है सुषमा, वो रिक्शा वाला जरूर कोई भूत था और मैं जितनी देर में पैसे लेने अंदर गया वो इस सिलेंडर में घुस गया। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है पंडित जी की आज आपके कारण हमारी जान बच गई। मोहित और सुषमा दोनों ही बहुत डर चुके थे, इसलिए मोहित वो सिलेंडर उसी आदमी को वापस करके अपने पैसे ले आता है। इतनी देर में एजेंसी वाला भी गैस सिलेंडर लेकर आ जाता है। पर अगले कुछ महीनों तक मोहित और सुषमा इस घटना को नहीं भूल पाते। ये कहानी उस निर्दयी और क्रूर गांव की है जहां अगर किसी घर में विकलांग बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे को गांव के बाहर इमली के पेड़ के नीचे स्थित सबसे पुराने कुएं में डाल दिया जाता है और इस कृत्य में पूरा गांव शामिल होता है। ये प्रथा कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई इसका किसी को पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये कृत्य वहां की परंपरा बन गई। आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। गांव के पुराने कुएं के पास बहुत लोग खड़े हैं। गांव का कसाई क्रूर सिंह एक बच्ची को अपने हाथों में लिए खड़ा है। बच्ची लगातार रो रही है। गांव वालों, आज सरजू के यहाँ लड़की पैदा हुई है, लेकिन वो विकलांग है और गांव की परंपरा के अनुसार अब उसकी जगह इस संसार में नहीं, इस कुएं में है। आप सभी लोग तैयार हैं? जी मुखिया जी, हम सब तैयार हैं। उसके बाद वहाँ इकट्ठा लोगों में से कुछ लोग आगे आए और ढोल नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद गांव की महिलाएं एक एक कर आगे आने लगी। कुएं के मुहाने के पास एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में कैंची थी। वो औरतें उससे कैंची लेती और एक एक कर उस कुएं में अपने सिर के थोड़े थोड़े बाल काट कर डालती। गांव के जो पुरुष थे उनके हाथों में दूध के बड़े बड़े बर्तन थे। उन्होंने दूध को पहले कुएं के बाहर गिराया, फिर बचे दूध को कुएं में डाल दिया। सारे गांव वालों ने बच्ची की विदाई की प्रक्रिया पूरी कर ली। जी। कसाई क्रूर सिंह ने उस मासूम को उस कुएं में डाल दिया। उसके बाद गांव वाले बिना पीछे देखे अपने अपने घर की ओर चल पड़े। भाई, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन गांव की इस परंपरा से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता ना। हाँ भाई, अगर हमने ये न किया तो क्या पता गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। सालों से ये जानवरों वाला काम उस गांव में हो रहा था। वो भूतिया कुआं न जाने कितने मासूमों को निगल चुका था। उस भूतिया कुएं के पास लोग अकेले कभी नहीं जाते, वहां समूह में ही जाया जाता। इस घटना के कुछ दिन बाद की बात है। गांव की रहने वाली यशोधरा जो गर्भवती थी, उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। गांव की दाई उस समय उनके साथ थी। यशोधरा का पति गोपी घर के बाहर बेचैनी से टहल रहा। आह आह। कुछ देर बाद यशोधरा और गोपी के यहाँ 15 साल के इंतजार के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और दुर्भाग्य से वो बच्चा विकलांग था। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी है। इतने सालों बाद एक बच्चा इसे दिया और वो भी विकलांग। गांव की परंपरा के अनुसार तो इसे भी कुएं में डाल दिया जाएगा। बेचारी यशोधरा तो अपने बेटे को अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी। उसने दाई के मुंह से ये सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, दाई माँ, भगवान के लिए तुम ये बात किसी को मत बताओ कि मुझे विकलांग बच्चा हुआ है। अरे पागल वागल हो गई है क्या? अगर मुखिया जी को पता चल गया तो वो मुझे गांव से निकाल देंगे। मैं झूठ बोलकर खुद को और पूरे गांव को मुसीबत में नहीं डाल सकती। दाई की बातों को सुनकर यशोधरा ने अपने नवजात बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और गुस्से में कहा, ठीक है, आप जाकर बोल दीजिए मुखिया जी को कि मैं अपना बच्चा उन्हें कुएं में डालने के लिए नहीं दूंगी। हरगिज नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दाई के मुंह से मुखिया ने जब यशोधरा द्वारा कही गई बात को सुना तो वो गुस्से में भर गया। क्या कहा? यशोधरा ने परंपरा को मानने से इनकार कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बेवकूफी के कारण कहीं पूरा गांव खतरे में ना आ जाए। मुखिया उसी समय यशोधरा के घर की ओर निकल पड़ा और यशोधरा को अपना बच्चा देने के लिए कहा। यशोधरा, बेवकूफी मत कर, अपना ये बच्चा हमें दे दे।
ये कहकर मुखिया ने यशोधरा के बच्चे को छीनने की कोशिश की, लेकिन अपनी गोद में नवजात बच्चे को लिए चीखती चिल्लाती यशोधरा बाहर की ओर पूरा जोर लगाकर भागी। यशोधरा पर गांव के मुखिया भान सिंह की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अपने आदमियों की मदद से वो किसी भी तरह उसके नवजात बच्चे को छीनना चाह रहा था। यशोधरा का पति गोपी भी चुपचाप आंखें झुकाए खड़ा था। मुखिया जी, 15 साल के इंतजार के बाद मेरी गोद भरी है। भगवान के लिए इसे मुझसे मत छीनिए, इसे उस कुएं में डालकर मत मारिए। यशोधरा, तू पागल हो गई है क्या? तुम्हें पता है ना, अगर किसी के घर विकलांग बच्चे का जन्म होता है तो उसे गांव के कुएं में डालकर मार देने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो गांव पर ही इसका कहर टूटेगा। लेकिन एक माँ की बात परंपरा के नाम पर अनसुनी कर दी गई। उसके नवजात बच्चे को भी कुएं में डालकर मार दिया गया। मुझे उस गांव में नहीं रहना जहां मासूमों की हत्या कर दी जाती है। उसने उसी रात उसी भूतिया कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा कुएं में सालों से पड़े उन नवजात बच्चों में प्रवेश कर गई और हजारों बच्चे उस कुएं से बाहर निकलने लगे और रास्ते में मिलने वाले जानवरों को मारना शुरू कर दिया। साथ ही उन्हें जो भी इंसान दिखता वो बच्चे उनकी बोटी बोटी नोच डालते। फिर सुबह होते ही वो सारे बच्चे उसी कुएं में प्रवेश कर गए। अरे ये क्या हो गया? मेरी गायों को किसने मार दिया? मेरा घर कैसे चलेगा अब? मेरे पति रात को काम से लौट रहे थे, उन्हें किसने मार दिया? हाय, कितनी बुरी तरह से मारा है उन्हें। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे, लेकिन ये कर कौन रहा है? कौन मार रहा है हमारे जानवरों और हमारे लोगों को? हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन हमारे गांव को शमशान बना रहा है? उसके बाद तो मौतों का सिलसिला हर दिन होने लगा। पूरा गांव दहशत में था। मुखिया जी की पत्नी भी उन भूतिया बच्चों का शिकार बन गई थी। गांव वाले मुखिया जी के घर शोक प्रकट करने गए तो अब पूरा गांव संकट में है और हमें इससे निकलने का उपाय पता नहीं चल रहा है। मुखिया जी, वो ना हो इन घटनाओं के पीछे किसी ऊपरी हवा का हाथ है? हाँ बिल्कुल, ये कोई शैतानी ताकत ही कर रही है। गांव वालों, मैं तो खुद टूट गया हूँ, लेकिन इस संकट के समय हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। बोलिए, हम क्या करें? उसके बाद मुखिया जी ने बताया कि उन्होंने पड़ोस के गांव के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया है, मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। उसी रात की बात है। पड़ोस के गांव के तांत्रिक ने पूरे गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उस जगह को अपने मंत्र की शक्ति से अभिमंत्रित कर दिया। रात के 12 बजे के करीब वो भूतिया बच्चे कुएं से निकलकर गांव में प्रवेश करने लगे। कुछ लोगों के पशु बाहर बंधे थे, वो उन्हें मारकर खाने लगे। जब लोगों ने उन बच्चों को देखा तो भगवान, ये कैसे बच्चे हैं? बाप रे, ये तो भूतिया बच्चे हैं। तांत्रिक ने उन बच्चों को देखा तो अपनी झोली से शमशान की राख निकालकर हवा में बिखेर दी। जैसे ही वो राख उन बच्चों पर गिरती, वहाँ आग की ज्वाला निकल गई और वो बच्चे गायब हो जाते। कौन है तू? कौन है? क्या चाहती है तू? क्यों कर रही है इन मासूमों का दुरुपयोग? क्यों? सामने आ, नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा तुझे। अगले पल वहाँ यशोधरा चुड़ैल के रूप में सबके सामने आ गई। उसे देखकर पूरा गांव, जिसमें उसका पति गोपी भी शामिल था, सभी आश्चर्यचकित रह गए। यशोधरा तू? हाँ, मैं मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। इन लोगों ने मेरे दूध हुए बच्चे को एक घटिया परंपरा के नाम पर मारा। मैं सबको मार दूंगी। तांत्रिक को इस गांव की इस परंपरा का पता नहीं था। उसने भी जब इस बारे में सुना तो वो भी गुस्से से भर गया। मुखिया जी, ये कैसी घटिया और राक्षसों वाली प्रथा इस गांव में चली आ रही है? आप लोगों का कैसा हृदय है जो बच्चों को मारकर भी नहीं पिघलता? इन सभी के हाथ खून से रंगे हैं, मासूमों के खून से। तांत्रिक, तू पीछे हट, मैं एक एक कर सबको मार दूंगी। और तू क्या कर रही है यशोधरा? नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर नहीं छोड़ेगी तो तू यूं ही भटकती रहेगी सदियों तक। देख, तू मेरी बात मान। मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज के बाद इस गांव की इस जानवरों वाली प्रथा का अंत होगा। किसी नवजात का खून नहीं बहेगा यहाँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुझे जो करना है करना। गांव के मुखिया समेत पूरे गांव के लोगों ने भी यशोधरा से वादा किया। उनकी बातों को सुनकर यशोधरा वहां से चली गई। सारे बच्चे भी गायब हो गए।
उस दिन के बाद उस घिनौनी प्रथा का अंत हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।